शुरू करते हैं। ये है लाइफस्टाइल डिसीजेस को लेके। तो जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इतना अर्जेंट है, तो इसको समझ लेना जरूरी है कि जो हिंदुस्तान में आज के समय में ये मतलब हेल्थ का डेटा है जो कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले दिया है। इसमें ये बताया गया कि 60 लाख यानी 60,100,000 एक साल के अंदर इंसान हिंदुस्तान के अंदर मर रहे हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 4 करोड़ लोग, 120 करोड़ 130 करोड़ हमारे देश में लोग हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं 4 लोग साल सिर्फ इसी से मारे कि उनकी लाइफस्टाइल डिसीजेज हो चुकी। ये उम्मीद बताई गई है जिस रेट से ये लोग मर रहे हैं 2030 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 5 साल बाद ये लोग 5.5 करोड़ हो चुके होंगे, यानी 1.5 करोड़ मरने वालों में इजाफा होने वाला है अगले 5 साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी घनघोर एक परिस्थिति बन चुकी है, बनने जा रही है। और आने वाले समय में ये एक एक्सप्लोजन होगा अगर आज हम नहीं संभले, आज हमने इस चीज को नहीं समझा, तो ये एक डंडा होने वाला है। हम सब लोग इस सबसे जुड़े हुए हैं क्योंकि आने वाली नस्लें आने वाली चपेट में आएंगी। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो उसका रिजल्ट हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में अगर समझते हैं तो ठीक है, बहुत आम सवाल है लाइफस्टाइल कि भाई लाइफस्टाइल ऐसा क्या है कि जिससे लाइफस्टाइल डिसीज होगी। लाइफस्टाइल तो एक मतलब जीवन जीने की एक शैली है, उसमें मतलब डिसीज कैसे हो सकती है, आइए इसी को समझते हैं। तो ध्यान से सुनना है, अगर कोई भी सवाल आपका आए तो आप नोट करके रख लीजिए, बाद में हम इसको जरूर डिस्कशन करेंगे। देखिए आज की जो स्लाइड होगी इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि होती क्या है लाइफस्टाइल डिसीज, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि भाई लाइफस्टाइल डिसीज को कैसे शुरुआत होती है, कैसे ये आगे बढ़ती है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस में कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल की डिसीजेस हैं जो हो रही हैं, और उसके बारे में थोड़ा कंक्लूजन हम देखेंगे कि इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे फिर से मैं जानना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल डिसीजेस वो डिसीजेस होती हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे हमारे हैबिट्स, जीने की हैबिट्स हैं, जीवन शैली की जो हैबिट्स हैं उससे जो जुड़ी हुई है उसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। ये बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, हार्ट डिसीजेस है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, सबके नाम आपने सुने होंगे। स्ट्रोक है, बंद कर दे जी, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी इसको थोड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है इसको। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको सीओपीडी कह देते हैं। सम कैंसर्स, कैंसर भी इसके कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस में आ जाते हैं। तो इन सब के नाम आप सबने सुने हैं। तो इन सब नामों में एक चीज खास है कि ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जो हम जी रहे हैं, जो हमारे जीवन की शैली है, ये उससे जुड़ी हुई है। तो सबसे शुरुआत करने से पहले इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे शुरुआत होती है। देखिए ये जो डेली हैबिट्स है हमारी किसी भी इंसान की, ठीक है, ये जो डेली हैबिट्स हैं यानी जागना, सोना, खाना पीना, स्पेशली खाना पीना, ठीक है, एक्सरसाइज ना करना, एक्टिविटीज का ना करना, एजुकेट ना होना, ये उनसे जुड़ी हुई हमारी बीमारियां होती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि जो लोग एक्टिव नहीं है, जिन लोगों को काम करने की आदत नहीं है, जिन लोगों को पैदल चलना, कुछ भी काम करने की आदत नहीं है, उनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कह देते हैं। गनीमत है कि कम से कम अभी इस समय इंसान टॉयलेट पे जाता है तो चल के जाता है, और मुझे लगता है कि जिस दिन इसका भी साधन आ गया तो वो शायद टॉयलेट पे ना जाना चाहिए, इतना सेडेंटरी इंसान हो चुका है। और कुछ ऐसी हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो कि हमारी क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को जन्म देती हैं। अब देखिए क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल इसका मतलब क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिसीजेस की एक खास बात है, ईश्वर ने जो बढ़िया इसके साथ बनाई है कि हम इसको दे नहीं सकते किसी को, कम्युनिकेबल नहीं है। यानी मैं अगर बीमार हूं लाइफस्टाइल डिसीजेस से तो हो सकता है मेरा साथ जो बैठा हो वो इससे प्रभावित ना हो, कम से कम ये गनीमत रही है। तो मैं अगर लाइफस्टाइल को खराब करूंगा तो मैं भुगतूंगा, ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। क्रोनिक इसलिए कि ये एक बार हो गई तो फिर बढ़ती चली जाती है जब तक हम इस पे काम ना करें। ये क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब है कि बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, मतलब वो बीमारी फिर उसकी उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे कि अगर मेरा एक बार डायबिटीज हो गया तो ये क्रोनिक बीमारी बनती चली जाएगी, मतलब बॉडी उसकी तरह बिहेव करनी स्टार्ट कर देगी, इसको क्रोनिक कह देते हैं। और ये लाइफ थ्रेटनिंग
कॉन्सिक्वेंसेज हमें दे सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी जान माल का खतरा है जिसके अंदर। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आपने सुना होगा, सडन कार्डियक अरेस्ट, ये क्या है? ये सारा लाइफस्टाइल डिसीज है। अभी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये मतलब एक अम्ब्रेला टर्म है, आपको ऐसा समझना है कि लाइफस्टाइल डिसीज एक अम्ब्रेला है। इसके अंदर में बहुत छोटी छोटे 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 बीमारियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर बाद में बनने के बाद एक जायंट, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हमारा एक सिंड्रोम बनकर तैयार हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु लगभग तय हो जाती है। तो अम्ब्रेला टर्म के अंदर ये सारी डिसीज आती है, जैसे डायबिटीज है, और कुछ एक्टिविटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सीओपीडी है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी जिसका हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ओबेसिटी को तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये तो सर्वप्रथम है, जिसने इसको समझ लिया तो वो बहुत चीजें बदल लेगा। देखिए, लाइफस्टाइल के पहली जो रिस्क फैक्टर है वो है हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीजेस के बारे में हम क्यों बात करते हैं? ये अभी बताया गया है एक डेटा में है कि जो इंसान मर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया 60 lakhs जो पीपल मर रहे हैं, उनमें से 40% पीपल जो हैं उनको हार्ट डिसीजेस हो चुकी हैं, वो इस वजह से मर रहे हैं। 40% इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है? 25 लाख से ऊपर जाता है। आप समझ के देखना, एक्सीडेंट से दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो डायबिटीज और हार्ट डिसीजेज आती है। अब हार्ट डिसीजेज को बहुत लाइटली लेते हैं लोग। लोग सोचते हैं कि, क्योंकि इसमें एक दिक्कत क्या है कि हार्ट को बनाया गया है इस हिसाब से कि ये पता ही जब चलता है कि जब 70% ब्लॉकेज हो जाती है। उससे पहले तो हम सोचते हैं कि हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको बनाया इसी हिसाब से गया था, जब जंगल में इंसान रहा करता था कि भाई उसको रनिंग करनी होती थी, एक्टिविटीज करनी होती थी, आदि मानव जो हुआ करता था, उस समय पे इसकी जो थिकनेस थी ट्यूब्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी है। लेकिन हमने उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर करके उसको ब्लॉकेज करनी स्टार्ट करी। हमने उसको 70% पे लाके जब हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, तब हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 70% से नीचे तो, जिसका 70% ब्लॉक है और जिसका 0% ब्लॉक है, दोनों को पता ही नहीं चलेगा, सेम रहेगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि हार्ट डिसीज इज द एग्जांपल ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज रेफर टू कंडीशन इन्वॉल्विंग द हार्ट, इट्स वाल्व, मसल वेसल्स, इंटरनल इलेक्ट्रिक पाथवेज। ये जो चीज है इंटरनल इलेक्ट्रिक पाथवेज, ये भी एक हार्ट डिसीज का कारण है। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें फर्क है। आपने सुना होगा कई बार इंसान को सीने में दर्द होता है, उससे उसकी मौत हो जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है। ये जो दर्द होना, ये हार्ट का दूसरा प्रॉपर्टी है, यानी ये दूसरी प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा कोई इंसान बैठा बैठा मर गया, ये सडन कार्डियक अरेस्ट है। दोनों एक ही चीज से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक ब्लॉकेज की वजह से, एक ब्लॉकेज की वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट खराब हो जाना, उसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट कह देते हैं। उसमें दर्द वगैरह नहीं होता, उसमें इमीडिएट सडन काम करना बंद कर देता है हमारा हार्ट, उसको हम हार्ट डिसीज कह देते हैं, या हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस भी उसको कहा जा सकता है। Some of the commonly occurring condition of heart disease include the following: heart failure, जिसको मैं बता रहा था, sudden cardiac death, अरिथमियास। अरिथमियास का मतलब होता है जिसमें हार्ट की जो रिदम है, अगर वो चेंज हो जाए, यानी उसको बीट करना है इस हिसाब से, अगर वो बीट इस हिसाब से करे, यानी सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है बीट, उसको अरिथमियास कह देते हैं। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी एक तरह से हार्ट अटैक को ही कह देते हैं। तो एक बार मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ लेना थोड़ा सा, हार्ट को समझते पहले। और मैं हार्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, आपका मतलब हार्ट पे फोकस ज्यादा होना चाहिए ओबेसिटी पे। तो हार्ट को समझते पहले, हार्ट किस तरह का होता है। ये मेरा हार्ट है, कुछ इस तरह का होता है। मेरे जो पाम होती है, यानी जो मेरा मुट्ठी का साइज होता है, इतना होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल बनी गई है बॉडी के अंदर। इसके अंदर दो हमारी आर्टरीज होती है। ये हमारी राइट आर्टरी, इसको समझना है थोड़ा सा। इसका काम इतना ही होता है, बस हार्ट को सप्लाई करेंगे। देखो, ये जो हमारी बड़ी बड़ी वेसल है हार्ट की, ये पहुंचाएंगे बॉडी को ब्लड, ये पहुंचाएंगे बॉडी को ब्लड। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। इनका काम है हार्ट को सप्लाई करना, मतलब बॉडी को सप्लाई करना, ये अपर बॉडी को, ये लोअर बॉडी को, और ये भी अपर बॉडी को करती है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में हम नहीं जाते हैं, वो बॉडी के लिए। लेकिन हार्ट की अपनी भी कुछ आर्टरीज हैं जिससे हार्ट को भी सप्लाई होनी चाहिए। मेरा अगर हार्ट है, हार्ट की हेल्थ ही अगर खराब है, तो हार्ट काम कैसे करेगा? तो हार्ट की आर्टरीज में चलते हैं, उसमें दो आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट। ये मेरी राइट आर्टरी थी,
एक लेफ्ट आर्टरी है जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो ब्लॉकेज आती है वो इसी के अंदर आती है। ये भी बंदे की डिवाइड हो जाती है दो हिस्सों में। ये होती है लेफ्ट मेन, इसको बोलते हैं लेफ्ट मेन, और ये इसका नाम मेरे को याद नहीं, इसको भी कुछ बोलते हैं, लेकिन ये हाँ कॉम्बीफ्लेक्स, इसको लेफ्ट कॉम्बीफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। ये लेफ्ट कॉम्बीफ्लेक्स, और हम अब इसकी बात कर रहे हैं लेफ्ट मेन की। ये हमारे लिए ज्यादा संदर्भ है क्योंकि ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी आर्टरी होगी ब्लॉकेज के चांसेस उसमें सबसे ज्यादा होंगे। अब मान के चलिए आपने अपने बॉडी में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया जो कि हार्ट की आर्टरी में जाके चिपक गया, उसको समझते हैं। मान के चलिए ये जगह है, इस जगह पे कुछ मैंने खाया और वो ब्लॉकेज इधर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं जूम करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। इसको हम जूम कर लेते हैं। ये मेरी जो आर्टरी है वो इस तरह की दिखेगी। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये वो ब्लॉक है, ठीक है जी। इस जगह पे मान लीजिए मेरी 60%, इस जगह पे मेरी 70% ब्लॉकेज है। जिस समय 60 होगा उस समय पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो रहा है, पता ही नहीं कि वो क्या रहा है। जैसे ही 70% होगा यहाँ आपको चलने में परेशानी होने लगेगी, चलने में, दौड़ लगाने में दर्द होने लगेगा, खिंचाव महसूस होगा 70% पे। अगर ये ब्लॉकेज मेरी बढ़ती गई और मैंने इसको 80% ब्लॉकेज कर दिया, जैसे ही 80% ब्लॉकेज होगा तो अब आपको चलने में परेशानी होने लगेगी, यानी अब चलने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, अब चलने में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि 80% ब्लॉक हो गया है। अगली कंडीशन पर चलते हैं। 90% पे अगर मेरी ब्लॉकेज पहुंच गई, ये 90% को थोड़ा सा मैं रेड कलर में डिफाइन करता हूं, ये 90% है, आप समझना इसको। ये मेरी 90% है, अभी भी मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है थोड़ा सा, जितना बॉडी को चाहिए उतना हो रहा है, लेकिन परेशानी क्या होगी, अब 90% में आपको उठने बैठने, टॉयलेट जाने में, खाने में, पीने में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको फिर से जूम करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस ब्लॉकेज को, इसको मैं फिर से जूम करूंगा, इसको समझना। मेरी जो ब्लॉकेज थी इसको मैंने थोड़े बड़े एंगल पे मैंने देखने की कोशिश करी, ऐसे। ये मेरी ब्लॉकेज थी, ये ब्लॉकेज थी। जो ये मेरी स्किन है, वेसल जो है, आर्टरी जो मेरी है, उसकी जो स्किन है उस पे एक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होती है, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी एक एक परत होती है जो इसको इसके साथ कंटामिनेट होने से रोकती है। अब ऐसे समझिए कि मेरे पास एक नॉट की गड्डी है, उस पर एक रबड़ चढ़ी हुई है। अगर मैं उसमें नॉट लगाता जाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये रबड़ टूट चुकी होगी। रबड़ जब टूट जाए, यानी ये मेम्ब्रेन जिस दिन टूट गई, उस दिन क्या होगा, ये जो मेरा कंटामिनेशन है सारा प्लाक जितना भी है, ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये मेरा ब्लड चल रहा था, ये कंटामिनेशन जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आया, तो सोच के देखिए, अगर इस ब्लड की थिकनेस मान लीजिए एक्स है और इसकी थिकनेस वाई है, तो ये जैसे इसमें मिक्स होगा तो इसकी थिकनेस एक्स प्लस वाई हो जाएगी, इसलिए यानी इसको बोलते हैं क्लॉटिंग। जैसे कहते हैं ना ब्लड क्लॉट हो गया, क्लॉटिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। और ये जैसे ही कंटामिनेशन इधर आएगा, ये कंटामिनेशन इधर जाके 100% ब्लॉक कर देगा। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी अब अटैक आ चुका है क्योंकि अब ब्लड का फ्लो होना हो गया बंद। अब जैसे ही ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाएगा, फिर से मैं अपने हार्ट पे आता हूं, जब यहां पर ब्लड होना हो गया बंद, फ्लो होना हो गया बंद, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस विल बी डेड, ये मर जाएगा। क्योंकि इस कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी है, जिस समय इसको ऑक्सीजन मिलनी बंद हुई, जिस समय इसको हीमोग्लोबिन मिलना बंद हुआ, जिस समय इसको ब्लड मिलना बंद हुआ, इमीडिएटली ये डेड कर जाएगा। ये बाकी मसल्स की तरह नहीं है। ये एरिया डेड अगर कर गया, इसको बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक, यानी कुछ हिस्सा मर गया। अब अगर ये ब्लॉकेज यहां की बजाय यहां हुई होगी, तो ये एरिया डेड करता, इस एरिया को बोलते हैं बड़ा एरिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम मेजर हार्ट अटैक। और अगर ये
ब्लॉकेज यहाँ की बजाय मेरी यहाँ पर हो चुकी होती, तो ये एरिया अटैक करता है, जिसको बोलते हैं हम मैसिव हार्ट अटैक, जिसमें बचने के चांस नहीं है। अब आपसे मैं अगर एक सवाल पूछूं, या एक किसी जिस इंसान ने मतलब कभी साइंस के बारे में ना पढ़ा हो, मैं उससे एक सवाल पूछता हूं। बहुत छोटा सा सवाल है, आप अपने आप से पूछेंगे इस सवाल को और आप अपने आप को जवाब देंगे कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इस ब्लॉकेज को मैं रोक सकूं। सवाल पूछिए अपने आप से और खुद को जवाब दीजिए। मैं बता देता हूं, अनपढ़ इंसान से भी अगर आप पूछोगे ऐसा क्या किया जाए कि ये ब्लॉकेज रुक जाए, वो यही कहेगा कि भाई here is the problem, here is the problem, ये जो चीज है दिस इज द प्रॉब्लम, यानी भाई इसको ही देना बंद कर दें तो कैसा होगा। अगर मैं इस ब्लैक ब्लैक जो मैंने चीज बताई है, टार जो बताया, अगर मैं इसी को ही देना बंद कर दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व है, सॉल्व। अब इसको देना बंद करना कैसे है, ये कहां से आया, जोट लगाई दिमाग पे, ये आया कहां से, किसी ने इंजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में, इंजेक्शन से डाल दिया किसी ने, नहीं, आया कहां से, यहां से, यहां से हमने जो खाया वहां से। गला फाड़ फाड़ के लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हटाओ 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 अपनी बॉडी से। नहीं समझ में आ रहा भाई, क्यों नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज यू आर स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ 60%, 0 to 60% में हो तो तकलीफ नहीं हो रही है। जिस दिन ये 60% से ऊपर तकलीफ बढ़ गई और बढ़ेगी, नहीं रोक सकते, जिस दिन ये 60% से ऊपर जाएगा उस दिन आपको समझ में आएगा अब रास्ते बंद हो चुके हैं। दूसरी चीज, किसी का 90% पे हार्ट अटैक आता है, किसी का 50% पे भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये नहीं है कि 60% बढ़ेगा, कभी 60% पे फील होगा। ये जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक 60% पाएगा, 60% की बजाय 40% भी आ जाए। क्यों, किस पे डिपेंड करेगा, इस मेम्ब्रेन की ताकत पे। अगर ये मेरी मेम्ब्रेन अगर किसी की वीक है, ये मेम्ब्रेन किसी की अगर वीक है तो ये पहले फट जाएगी। रबड़ जिसकी गड्डी में नोट की अगर हल्की हुई वो पहले फट जाएगी, जिसकी मजबूत है वो देर में फटेगी। वेट किस चीज का करना है, क्यों सोच रहे हो कि 60% पे 70% पे जाके करूंगा। डॉक्टर क्या करेगा अब इस कंडीशन को, मतलब एक हम कह सकते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी अब हार्ट अटैक में दर्द, एंजाइना कह देते हैं, दर्द होना स्टार्ट हो गया, एंजाइना। अब आप गए हॉस्पिटल कि जी बचाओ कैसे करके, वो क्या करेगा, इधर पे एक इंड्यूस करेगा, इसको थोड़ा मैं समझाता हूं। वो एक कैमरा डालेगा और ये वो ग्लोबस थी, ठीक है, जिसमें दर्द होना स्टार्ट हुआ, वो एक कैमरा डालेगा और यहां से इस लेयर के ऊपर एक छल्ला डालेगा जिसको बोलते हैं स्टेंट। वो छल्ला जब डालेगा वो इस रबड़ को दबाएगा, नीचे की साइड दबाएगा कि फैले नहीं। जब इसको दबाएगा ये ताप तो वही डालना ही करता, ताप तो पहले दिया, सिर्फ इसको सपोर्ट देगा ये और ब्लड को फ्लो होने देगा। जिस दिन ये इसके गिर्द गिर्द जमा होने लगा तो फिर सेकंड मैसिव हार्ट अटैक आएगा। तो इतना आसान नहीं है इससे उबर पाना। बेस्ट सॉल्यूशन जब मैं बता रहा हूं, सबसे सस्ता सॉल्यूशन, सबसे बढ़िया जुगाड़, सबसे बढ़िया आसान उपाय कि भाई ये जो गंदा जो जा रहा है इसके अंदर, इसी को रोक दो ना, इसकी सप्लाई काट दो यार। इसकी सप्लाई कैसे काटोगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है जो ये ब्लॉक नहीं करता, ये है क्या। मैं फिर से फूड पे जाता हूँ, ठीक है, फूड में हमने देखा प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, भूल जाते हैं इन चीजों को। इस फैट के अंदर जाते हैं, इसके अंदर मेरे सैचुरेटेड फैट होते हैं, एक होता है मेरा ओमेगा 3 यानी अनसैचुरेटेड फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो सारे फैट, और एक ट्रांस फैट होता है। इन दो फैट की बात कर रहा हूं मैं, बाकी फैट्स की बात नहीं करते हैं, वो हेल्दी फैट होते हैं, वो एसडीएल मानते हैं। इन दो फैट की बात होते हैं। सैचुरेटेड फैट में दो ही सोर्स हैं, मिल्क, मिल्क और मिल्क, ठीक है जी। अनसैचुरेटेड फैट्स आपको बादाम से मिल जाएगा, काजू से मिल जाएगा, 10 तरह की चीजों से मिल जाएगा। अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिनमें पानी नाम की चीज नहीं होती, यानी बादाम है जैसे सूखा होता है, वो अनसैचुरेटेड फैट है, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। सैचुरेटेड फैट पानी वाला फैट जिसमें दूध मिक्स है, एनिमल ड्राइवन है। ट्रांस फैट वो फैट है जो आपने गली के नुक्कड़ पे जलेबी खाई, गुलाब जामुन खाए, तली हुई जो चीजें खाई, वो ट्रांस फैट है।
इस ट्रांस फैट का एक और हिस्सा होता है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की भाषा में इसको VLDL कहते हैं। अगर VLDL बढ़ गया ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ गया तो VLDL ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आपने इसकी जगह ओमेगा-3 खाया तो आपका HDL बढ़ेगा। HDL बहुत अच्छी चीज होती है, अगर कोई मुझे HDL दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसको समझते हैं, सैचुरेटेड फैट के बाद इसको समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दो ही सोर्स है दुनिया में कोलेस्ट्रॉल के, सिर्फ दो सोर्स है, समझ लेना। पहला सोर्स है एनिमल, यानी जानवर जो दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास, जिसको हम खा रहे हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा सोर्स माना गया। और दूसरा सोर्स जो है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हो तो दूसरा सोर्स है ह्यूमन लिवर। मेरा खुद का लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। एनिमल के बाद दूसरे को देख, वो था लिवर। अब आप कहोगे यार मैंने नॉन वेज तो खाना बंद कर दिया, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ठीक है, अब अच्छा हाँ, एनिमल का जरूरी नहीं है कि हम नॉन वेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ मीट की बात कर रहे हैं। एनिमल से आने वाली जो भी चीजें हैं, मिल्क, दही, कर्ड, ज्यादा मात्रा में फैट, सैचुरेटेड फैट, पनीर, ये सब एनिमल ड्राइवन प्रोडक्ट है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। लेकिन कुदरत ने एक अच्छी चीज भी दी है कि प्लांट के अंदर कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आप कितने भी पेड़ पौधे घास फूस खा लेना, 0 ग्राम कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, 0 ग्राम। दूसरे सोर्स पे आते हैं लिवर पे। मान के चलिए मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि मैंने कुछ खाया, उसको एक्सेस कैलोरीज में मेरा लिवर ने कन्वर्ट कर दिया। ये जो एक्सेस कैलोरीज जिस समय बनती हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए मेरा लिवर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। अगर आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे सिद्धार्थ शुक्ला थे, बाद में उनकी रिसर्च हुई, जो बिग बॉस विनर थे, बाद में पता लगा कि वो कंप्लीटली वेजिटेरियन थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक आया क्योंकि उनकी जेनेटिक्स में लिवर जनरेट कर रहा था। तो आप अगर टेस्ट कराते हो कोलेस्ट्रॉल का, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और यू आर नॉन वेजिटेरियन, नॉट नॉन वेजिटेरियन, यू आर कंप्लीटली वेजिटेरियन, प्रॉब्लम इज विद द लिवर, फिर आपको दवाई देगा डॉक्टर, उसमें मेडिकल सहायता चाहिए। समझ में आएगा आपको? एनिमल प्रोडक्ट को काटना पड़ेगा अगर वो टार बंद करना है। मीट, मुर्गा, मच्छी, सब कुछ बंद करना पड़ेगा, एनिमल से आ रहा है, सीधी सी बात है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई मैं, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि थोड़ा खा लूं जी, कम खा लूं जी, ना के बराबर खा लूं जी, महीने में एक बार खा लूं जी। अब आप देख लो, महीने में एक बार खाओगे तो वो टार जो था वो धीरे धीरे जमा होगा, रोज खाओगे तो जल्दी जमा हो जाएगा। सवाल अपने आप से पूछना, भाई मेरे से क्या पूछोगे, मैं क्या बोलने वाला हूँ आपसे कि भाई खाओ मत खाओ। अब आपको क्लियर है कि खाने से जमा हो रहा है, कितने दिन में जमा करना है, आपको डिसीजन लेना है। मैं नहीं बताऊंगा इस चीज को। आपको बंद करना है तो भाई खाना बंद करना पड़ेगा, सीधी सी सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। नल को जितना खोलोगे उतनी जल्दी बाल्टी भरेगी, और बंद कर दोगे उसको तो कभी नहीं भरेगी। ठीक है, तो सवाल गलत मत पूछो किसी से कि खाना बंद करना पड़ेगा जी। अरे आपकी कंडीशन देखो ना, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर 110 है, खूब खाओ, बाल्टी तब भी भरेगी। कब भरेगी? हो सकता है 90 साल में भरे। अगर आपका ऑलरेडी 200-300 ट्राइग्लिसराइड है, कल किसी का मेरे एक फ्रेंड है, उनका ट्राइग्लिसराइड 380, एक और फ्रेंड है उनका 273। तो भाई अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि खाएं या ना खाएं, मैं तो गलत जवाब दूंगा ना फिर। इसका मतलब आप अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ईश्वर ने अगर बुद्धि दी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, इसका कोई इंतजाम नहीं है, इसका एक या तो मेडिकेशन या फिर लेस कैलोरीज, और कोई इसका समाधान नहीं। तो समझ में आ गया होगा हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट करते हैं। फिर से हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओबेसिटी, 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 हम हर बार मरते मरते मर गए ओबेसिटी को समझते हुए। ओबेसिटी को एपिडेमिक घोषित किया हुआ है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका रीजन है बहुत बड़ा। ओबेसिटी से कनेक्टेड है सारी चीजें, लगभग सारी चीजें ओबेसिटी से कनेक्टेड है। अगर आप ओबेसिटी को समझ गए तो आपकी, मैं कहता हूं 80% लाइफस्टाइल डिसीजेस कट गई। और अगर आपने ओबेसिटी को नहीं समझा तो आप लाइफस्टाइल डिसीजेस को नहीं हटा पाओगे अपने जीवन से। ओबेसिटी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, स्ट्रेसफुल लाइफ का होना, ओवर थिंकिंग करना,
गंदा खान पान खाना, अनहाइजीनिक खाना खाना, ये सबसे पहले देखा गया है। ठीक है, अब आप ओबेसिटी में आ जाओगे अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो। दूसरी चीज, आपको कैसे पता लगना है कि यू आर ओबीस और यू आर नॉट ओबीस, आप ओबेस्ड हो या नहीं हो, आप समझना इसको भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी एंड ओवरवेट दो अलग सिचुएशन होती है। पहले अगर मैं ओवरवेट हूंगा, उसके बाद मैं ओबेसिटी की तरफ जाऊंगा। आपने देखोगे कुछ लोग ओवरवेट तो होते हैं लेकिन वो ओबीस नहीं होते हैं। वो कैसे पता लगता है? बीएमआई से। बीएमआई इज अ टर्म कॉल्ड एज बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला आप नेट पर सर्च कर लेना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, इसको समझते हैं एक बार। तो बीएमआई, अगर मेरा किलो यानी बॉडी वेट किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर यानी कि मेरी हाइट, ठीक है, हाइट, इस स्क्वायर से अगर आप भाग करोगे तो आपको एक फैक्टर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, उसको बीएमआई करेंगे। अगर आपकी वैल्यू 20 से 25 है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 20 से 25 है तो यू आर आइडियल। लेकिन इंडिया की कैटेगरी जो है 25 को नहीं मानती है, ये 23 को मानती है। हमारा खान पान इतना अच्छा नहीं है कि हम 25 को माने कि हेल्दी है। दूसरी चीज आती है 25 से 30, इसको ओवरवेट कहते हैं। जिसका बीएमआई 25 से 30 निकल रहा है वो ओवरवेट की तरफ जा रहा है, बड़ा हुआ है। इसके बाद एक एक्सट्रीम कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं 30 से ऊपर, जिसको जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। ये कंडीशन खतरनाक कंडीशन होती है, इसमें लाइफस्टाइल डिसीज ऑलरेडी आ चुकी है पहले, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। अब ये बुलाएगी सारी हमको, इसकी जो जितनी भी रिलेटेड बीमारीज हैं वो सारी आ जाएंगी। अब आप देख लीजिए, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आप यहाँ हो तो आप लाइफस्टाइल डिसीजेस तो नहीं हो। यहाँ पर भी आप लाइफस्टाइल डिसीज हो। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो कैसे कह सकते हो कि आप फिट हो? यहाँ पर हो और आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो, या आपको अस्थमा है, या आपको डायबिटीज है, तो आप कैसे कह सकते हो? या फिर मैं पहले यहाँ था 3 महीने पहले, मैंने वेट लॉस कर दिया, मैं यहाँ आ गया, मैंने 3 महीने बाद मैं यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, तो कैसे कह सकता हूँ कि मैं अभी लाइफस्टाइल डिसीज में नहीं हूँ? तो वेट इज नॉट द पैरामीटर, योर लाइफस्टाइल इज द पैरामीटर, योर रिजल्ट्स, योर टेस्ट रिजल्ट्स आर द पैरामीटर। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि आपको पहले ही उसको रोकना है या आपको उसको बाद में फिटनेस की तरफ लेके आना है। ठीक है, ओबेसिटी समझ में आई? ओबेसिटी का पहला कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? सब अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो मुझे बता देना, मेरे टाइम का अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो ओबेसिटी के कुछ कारण भी है। देखिए ओबेसिटी के साथ क्या होता है, जैसे 25 से मैंने बताया ऊपर आएगा, उनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होंगी, क्योंकि हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरा बॉडी वेट 60 है, आइडियल वेट है, तो हार्ट को थोड़ा काम करना है। अगर यही 60 मैं 90 पे ले गया तो भाई 20 किलो का जो मेरा मास बढ़ा, इसको पंपिंग कराने के लिए कहां से आएगा ब्लड? वही मुट्ठी के बराबर ब्लड, मतलब हार्ट जो है वही पंप करेगा। अगर मैं 140 पे हो गया तो भी यही हार्ट पंप करेगा। मतलब मेरे एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट जो है उस पर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होगी होगी। ठीक है, उसके बाद ये बुलाएगी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को, जैसे एपनिया कह देते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर एपनिया, यानी खराटे आना। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब वेसल्स सिकुड़ गई, ब्लड का फ्लो बढ़ गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गई। इसके बाद डायबिटीज, डायबिटीज तो डायरेक्टली होगी ही होगी ओबेसिटी के। कहा जाता है कि 80% ऑफ ओबीज पीपल हैव टू सफर फ्रॉम डायबिटीज। बहुत सेल्डम चांसेस हैं दैट यू आर ओबीज एंड यू आर नॉट हैविंग डायबिटीज। बहुत 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 कम चांसेस हैं। अगर चांसेस यही रहेंगे कि आप ओबीज हुए, डायबिटीज पकड़ लेंगे, क्योंकि पैंक्रियास की इतनी जलावट नहीं है हार्ट की तरह कि सप्लाई करते रहेंगे, पैंक्रियास जवाब दे देगा। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज को देखिए एक ऐसी कंडीशन कह देते हैं जहां पर हमारा ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने की क्षमता खत्म होगी मेरी बॉडी की। यानी कि मैंने कुछ खाया, मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ा, खाता ही जा रहा हूं खाता ही जा रहा हूं खाता ही जा रहा हूं,
उसको कम करने के लिए जो इंसुलिन लेवल बनाया ईश्वर ने, भाई खा तो रहा है तो इसको कम भी तो कर ग्लूकोज को। अगर ये ग्लूकोज इतना एक लेवल पे बढ़ गया तो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन का काम है उसको डाउन करना, ग्लूकोज को जितनी जरूरत है उतने पे लेके आना। अगर मेरा इंसुलिन ही खत्म हो गया बॉडी से, पैंक्रियाज का तो एक इतनी सी थैली है और खा तुम रहे हो अजीबोगरीब, तो भाई वो इंसुलिन एक समय पे आके रोक देगा अपने आप, तो भाई मेरे बस की नहीं है, अब तू खाई जाए। इस समय पे जो कंडीशन होगी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी अपर होता चला गया, उसको बोलते हैं ग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का बढ़ जाना। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में ये होगा कि अब चक्कर आएंगे, पसीने आएंगे, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हार्मोन सारे जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जिसको आपने शुगर का नाम दे रखा है कि भाई 140 150 ग्लूकोज है, क्योंकि उसको कम करने वाला पदार्थ ही नहीं है बॉडी में, कहां से कम होगा। समझ में आया होगा, टाइप 2 डायबिटीज इसको बोलते हैं। कैसे कम होगा, आपको पहले से ही ये ध्यान रखना है कि खाना ही कम है। अगर मेरा हार्मोन एक लिमिटेड मात्रा में रिलीज होता है तो फंक्शन सही करेगा, अजीबोगरीब तरीके से उसको रिलीज कराते रहेंगे, रिलीज किया छोड़ा, रिलीज किया छोड़ा, तो गड़बड़ होनी तय है। खाना कम है, हार्मोन ऑटोमेटिकली सही होगा। ये पहले से, बाद में एक बार अगर हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा ये टाइप 2 डायबिटीज। उसके बाद देखिए टाइप 2 डायबिटीज कहता है कि सेंसिटिविटी टू इंसुलिन बिकम्स वीक। अब मैंने जो बताई आपको, इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म होगी। अब देखिए इंसुलिन को समझते हैं, इंसुलिन क्यों जरूरी है। इंसुलिन की अगर सेंसिटिविटी खत्म, आप वैसे ही बीमार हो गए, खत्म हो गया मामला। फिर इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो कि सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कराती है। इंसुलिन मेरे हर सेल लेवल में जाएगा, जितने भी सेल हैं। इंसुलिन का काम क्या है कि जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हो, जो कुछ भी आप खा रहे हो, जिंक खा रहे हो, मैग्नीशियम खा रहे हो, पोटेशियम खा रहे हो, इसको धक्का देना, आगे की साइड धक्का देना, सेल के अंदर धक्का देना। मेरी जो सेल है, उस आपने देखा होगा कि जो शुगर होगी क्या तेरे, ये कह देते हैं, यानी कमजोर होता चला गया, यानी न्यूट्रिशन लग ही नहीं रहा। वजह क्या है उसकी कि जो ये मेरी सेल है, जो ये मेरी सेल है, इस सेल में, ये जो सेल है इसको जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं जूम करके देखता हूं तो इसमें, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंसुलिन आता है और यहां से न्यूट्रिशन आता है। तो जब ये इंसुलिन इसके अंदर जाएगा, ये लॉक हो जाएगा और न्यूट्रिशन एंटर कर जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये न्यूट्रिशन बाहर पड़ा रहेगा गेट पे, दरवाजे नहीं खुलेगा कभी भी। ये क्यों आएगा, ये जब आएगा जब इसको, इसकी जरूरत हो, यानी जब ये है बॉडी में। अब जब हमने खा इतना लिया कि न्यूट्रिशन, मतलब हमारा पहले से ही इतनी हमारी एनर्जी बढ़ी हुई है हमारी बॉडी में, ये सेल जवाब दे देगी इंसुलिन को, भाई अब मत आ, मेहरबानी करके, मैं ऑलरेडी इतना ग्लूकोज मेरे पास आ चुका है, अब जरूरत नहीं है, अब थैली खाली नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कम खाओ भाई, कम खाओगे तो इंसुलिन धक्का देगा इसको, ग्लूकोज को, और जब ग्लूकोज को धक्का देगा न्यूट्रिशन साथ में करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कैलोरीज का बैलेंस रखना है। जब कैलोरीज बैलेंस रखोगे तो न्यूट्रिशन के साथ साथ मेरा इंसुलिन भी जाएगा अंदर, ग्लूकोज भी जाएगा अंदर, तो सेल को जितनी जरूरत है उतनी देते रहो। पहले से स्टॉक करके खड़े रहोगे, कभी नहीं खुलेगा ताला। इंसुलिन इसलिए जरूरी है। अब हम दो ही बीमारियों को पढ़ेंगे, हम कल कंटिन्यू करेंगे अगली बीमारियों को, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ये लास्ट है, इसको हम इसको पढ़ने के बाद बंद करेंगे। स्ट्रोक। अब देखिए जैसे मेरा हार्ट का आर्टरीज थी, मैंने आपको बताया कि हार्ट की आर्टरीज हैं, अगर वो ब्लॉक हो गई तो हार्ट की अपने हेल्थ जो है वो खत्म हो जाएगी, और अपनी हेल्थ खत्म होगी तो वो बाकियों को कैसे ठीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, इंजीनियरिंग में जब मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक जनरेटर को कमीशन करता हूँ, उस जनरेटर में क्या होता है, जो गियर बॉक्स है, एक जनरेटर को ही ठंडा करने के लिए हम एक सिस्टम लगाते हैं कि जनरेटर को भी तो ठंडा करो भाई, जनरेटर बिजली बनाने पे है। अब जनरेटर ही इतना गर्म हो गया तो जनरेटर भी फट जाएगा। तो जनरेटर को ठंडा करने के लिए हम कूलिंग वाटर सिस्टम बनाते हैं, जिसका काम है जनरेटर को ठंडा करना, यानी जनरेटर की हेल्थ को ध्यान रखना। सेम चीज ऐसी ही है हार्ट की, हार्ट काम कर रहा है, अनलिमिटेड काम कर रहा है। जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन पहली सेल जली हमारी बॉडी में, उस दिन से लेके जिस दिन मरोगे
तब तक ये काम करता रहेगा अनलिमिटेड। तो भाई इसको भी तो ठंडा करना है, इसको भी तो एनर्जी देनी है, इसको भी तो हेल्थ बरकरार रखनी है। न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है। अब मान लीजिए मैं उसकी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख पा रहा, तो क्या होगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। यही चीज मेरी ब्रेन में होती है, सेम कंडीशन मेरी ब्रेन में होती है। जैसे ही मेरा ब्लड ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद बहुत सारी मसल्स होती हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारा नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं। उनके अंदर भी अगर इसी तरीके से प्लाक जम गया तो एक हिस्से में हमारा ब्लड जाना बंद हो जाएगा, और जिस हिस्से में ब्लड जाना बंद हो गया, डीऑक्सीजनेटेड जैसे ही हुआ वो एरिया, वो डेड कर जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेन डेड। अब मान लीजिए वो छोटे से हिस्से में हुआ, तो हो सकता है मुझे सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, हो सकता है मुझे पहचानने की शक्ति खत्म हो जाए, हो सकता है मुझे अल्जाइमर हो जाए, हो सकता है मेरी मेमोरी लॉस हो जाए, हो सकता है मेरा खुद का ब्रेन का जो फंक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो ही खत्म हो जाए, हो सकता है मेरा मोटर न्यूरॉन्स खत्म हो जाए, हो सकता है मुझे पैरालिसिस आ जाए। तो स्ट्रोक की कंडीशन को भी सेम पैरामीटर से हमें समझना है कि जिस समय ब्रेन के अंदर भी प्लेग जमा हो गया, जो कि सेकेंडरी सिचुएशन होती है, पहले तो यही होती है, दूसरी ये होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो क्लॉटिंग आती है ब्रेन में, क्लॉटिंग वो नहीं आनी चाहिए। ब्रेन में क्लॉटिंग आई यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में भी पहुंचा है कहीं ना कहीं, तो उस एरिया में, उस एरिया को डेड कर दिया, और वो मैसिव हो सकता है स्ट्रोक, माइनर स्ट्रोक हो सकता है, या डेडली हो सकता है। डेडली मैसिव अगर हुआ तो इंसान पैरालिसिस की तरफ जाएगा, इमीडिएट सडन डेथ हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत 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 गंदी चीज है। आपको अपनी डाइट में से आज ही कोलेस्ट्रॉल को हटा देना है। हम क्यों फोकस करते हैं न्यूट्रिशन पे, अब आपको 2 मिनट लूंगा लास्ट। न्यूट्रिशन पे क्यों फोकस करते हैं? आप अपना हर्बल लाइफ का प्रोटीन शेक उठाइए, आज ही उठाइए, या नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, उसके पीछे के जो पैरामीटर्स हैं उनको पढ़िए कि क्या है इसके अंदर। उसमें देखोगे आप, प्रोटीन है, उसके अंदर राइबोफ्लेविन है, उसके अंदर विटामिन ए है, सी है, डी है, बी है, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, उसमें फॉस्फेट है। हर चीज उसके अंदर है जो मेरे हार्ट की हेल्थ के लिए चाहिए। हार्ट की जो मैंने अभी बताई कि हेल्थ के लिए चीजें चाहिए, वो सब कुछ है उसके अंदर। हैविंग लेस कैलोरीज, ओनली 200 कैलोरीज, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला? जो लिवर मेरा कोलेस्ट्रॉल बना रहा था एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से, वहां से वो कोलेस्ट्रॉल बन, प्लांट ड्राइवन प्रोटीन है तो बाहर से जो एनिमल बेस्ड जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा था वो आना बंद। अननेसेसरीली मेरे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का टार जमा था वो बंद। साथ में मेरा बॉडी का वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। सारे फैक्टर्स जब कोऑर्डिनेट करेंगे एक साथ, तो आप देखोगे कि ड्रामेटिक चेंज आता है बॉडी में। इसीलिए कहा जाता है कि जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, ये इमीडिएट ओवरऑल फिटनेस पे इफेक्ट डालेगा, इमीडिएट इफेक्ट डालेगा। मैंने 3 महीने पहले मेरा 280, मैंने रिपोर्ट शेयर करी है कुछ लोगों को, 280 का कोलेस्ट्रॉल था मेरा। मैंने विद इन 3 मंथ्स उसको 172 पे लेकर आ गया, 192 पे। और ये अक्टूबर की बात है, नवंबर की। आज अगर मैं चेक कराने जाऊंगा तो 140 पे आएगा। और ये कहा जाता है कि पीपल हु आर हैविंग 140 टोटल कोलेस्ट्रॉल, दे हैव सेल्डम चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक। लाइफस्टाइल अगर आपका इस तरह का है कि आपका 140 का कोलेस्ट्रॉल है, आजीवन हार्ट अटैक आने के चांसेस ना के बराबर हैं। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, डाइट अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, स्ट्रेस को खत्म करिए, ओवर थिंकिंग को बंद करिए। थिंकिंग तो ओवर करनी नहीं चाहिए। फिर देखोगे आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस में से जो मैसिव लाइफस्टाइल डिसीजेस थी, खत्म हो जाएंगी। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं टाइम की वजह से। आगे कंटिन्यू करेंगे कल, इसमें हम बाकी जो डिसीजेस हैं उनको समझेंगे। तो ओवर टू जी, अजय पाल सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी हमारे एजुकेशन कोच अमित सर के लिए। देखिए कितना बढ़िया ढंग से लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बताया है। लाइफस्टाइल डिजीज जो हमारी जीवन शैली से, हमारी जो जैसी हमारी जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस हिसाब से हम रहते हैं, जो हमारा खान पान है, जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, उसकी वजह से जो बीमारी आती है उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया। आज फोकस जो मेन 2 बीमारियों पे रखा गया था, हार्ट डिजीज और डायबिटीज। तो देखिए ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल घर घर की समस्या हो चुकी है, और ये डायरेक्ट ही हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई। तो बहुत बढ़िया डिटेल से इसके रीजन क्या है, क्यों होता है, क्यों ये समस्याएं आती हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, बड़ा डिटेल से आपको डायग्राम के साथ समझाया है। बिल्कुल बढ़िया, आपकी समझ में आया होगा। और मैं देखिए आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। अगर आप इनको समझ के अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट आप बेहतर ले पाएंगे। अगर आप बिना समझे करेंगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसका रीजन नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
अब हमारे कोच कहते हैं कि जी आप न्यूट्रिशन लीजिए, डाइट प्लान फॉलो कीजिए, उसके पीछे वो क्यों करना है, हमें उसको क्यों का पता होना चाहिए कि मुझे ये डाइट प्लान फॉलो क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, इसको फॉलो करने से क्या जो है कि मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो बहुत बढ़िया ढंग से अमित ने बताया। देखिए टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ये कल भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। आजकल की ये जो घर घर की समस्या है, बहुत भयंकर, मैं ये कहता हूँ कि बहुत स्पीड से लाइफस्टाइल डिजीज जो है कि फैल रही है। आप अपने आसपास देखोगे, अपने घर में ही देखोगे, तो कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा, डायबिटिक मिल जाएगा आपको, जो है कि जिनका बीपी हाई है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको जो है कि स्टंट डले हुए हैं रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत सारे आम चीजें हो गई ये। तो ये इसकी वजह क्या है, ये हमने आज सीखी है, इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी जो ज्वाइन थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना है। देखिए जो 30% ज्वाइन है, तो आप इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम जो है कि 10 मिनट का टाइम लेंगे, 8:30 बजे इसको क्लोज कर देंगे। तो या कोई जो है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। जी कपिल का हैंड रेज हुआ है। जी गुड कपिल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मैं थोड़ा मॉर्निंग। सा आज के एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगा सर। मजा आ गया बिल्कुल। हम मिस करते हैं भैया की ऑलवेज एजुकेशन ऑलवेज रॉक करते हैं भैया, तो आज भैया ने बिल्कुल खोल दिया कि ये क्यों है। रीजन बता दिया है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तुम कैसे इसको रोक सकते हो, सीधा बता दिया। अब भी कोई नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं है, हेड्स ऑफ टू यू भैया। बहुत अच्छा लगा, अच्छे से डिटेल में समझाया आपने। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। ये अब भी कोई नहीं समझ पाया तो फिर इससे ज्यादा तो और क्या डिटेल में बता सकते हैं। एक बहुत एक अच्छे एक से बताया। टॉपिक को पूरा डिटेल से समझाया, डिटेल से बताया, डायग्राम के साथ बताया कि जब हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो क्या होता है, कैसे ब्लॉकेज आती है, क्या उनका इफेक्ट होता है, कौन सी जो हमारी मेम्ब्रेन है जो फटती है तो क्या होता है। ये सारी चीजें डॉक्टर नहीं बताता, किसी डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको ये रीजन बताए कि आपको हार्ट अटैक आया क्यों है। वो फटाफट आपको डायग्नोज करेगा, आपकी दवाई लिख के दे देगा कि ये आप खाते रहो बस। तो समझते जब तक हम नहीं है किसी चीज को, तो हम उसकी जड़ तक नहीं जा पाते, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुना है। और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बोल सकते हैं। जी साधु राम सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। सर आज दो शुरू से लेके अब तक का जो प्रोग्राम देखा है, पहले दिन की वीडियो बना के हमको भेजना, ताकि हम इनको आगे भी अपने यार दोस्तों के पास भेजें, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए। आज तो डॉक्टर लांबा ने कमाल कर दिया भाई, है। आप तो साइंटिस्ट निकले, इंजीनियर नहीं है। कितना बढ़िया, कितने प्यार से हर चीज को आपने समझाया है, और नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों चीजें, जो आज का वर्कआउट, जो कॉम्बो पैक आपने दिया है ना आज, ये तो लाजवाब था वर्कआउट का। एक तो आदमी चेंज के साथ साथ स्फूर्ति मिलती है उसको। एक तो एक ही आदमी को देखता रहे, एक बार बार, बहुत ही बढ़िया लगा। मेरे ख्याल में सभी को बहुत पसंद आया होगा ये कॉम्बो पैक। तो उम्मीद करते हैं कि बार बार ये मिले हमें। और इसके साथ ही आज डॉक्टर लंबा, मैं तो इनको डॉक्टर ही बोलूंगा आज से, इन्होंने वो कमाल कर दिया जो डॉक्टर भी नहीं बता सकते, कि आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें, हम उम्मीद है कि अपनी पूरी, ये जो अपनी फैमिली है, इनको सबको समझ में आई होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास आ जाएगी तो हम अपने यार दोस्तों को भेजेंगे, उनको समझ में आए, उनकी गनीमत है। ना समझ में आए तो ना समझ में आए, लेकिन बहुत से लोग समझ जाएंगे भी ये जो चीजें हो रही हैं, इनसे इनसे कैसे अवॉइड किया जाए। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बढ़िया आज वर्कआउट दिया, और इतना एनर्जेटिक था वर्कआउट भी कि कमाल कर दिया। आखिर आखिरी तक हम थके नहीं थे, पसीने तो कहीं कहीं से आ रहे थे, लेकिन थके नहीं थे। और इसके साथ साथ डॉक्टर लंबा जी की जो देन है, ये हम संजो के अपने दिल में रखेंगे, इस पर पूरा अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। देखिए सर ने आज नई उपाधि दी है अमित को, डॉक्टर साहब, बिल्कुल। देखिए अब हम इसको जो है कि कंटिन्यू रखेंगे डॉक्टर अमित के नाम से ही। वाकई बहुत जबरदस्त जो है कि एजुकेशन थी आज की, इन्होंने पूरी डिटेल समझा दी। मैं कहता हूँ डॉक्टर भी नहीं बता पाते, डॉक्टर इतनी डिटेल शायद या तो उनको पता ही नहीं होती या फिर जो है कि वो बताते नहीं।
मैंने तो कभी नहीं सुना किसी डॉक्टर ने ये बताया हो कि इसकी वजह से, बस ये कहेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेज आ गई है, हाँ आप जी। ये काम कम करो, ये करो, ये करो, आप घूमना शुरू करो, आप स्टंट डलवा लो। अगर आप चेस्ट पेन के लेकर अगर आप हॉस्पिटल में चले गए तो आप स्टंट डलवा के ही आएंगे। हम्म, लेकिन उसके रीजन के बारे में नहीं बताते, और यही वजह होती है कि समस्याएं जो है कि हमारी बरकरार रहती हैं, उनको हम जड़ से खत्म नहीं कर पाते। तो आज अमित भाई ने बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दिया कि ये जो ब्लॉकेज बढ़ रहा है, इसको रोकना है हमने। जो ब्लॉकेज हमारे ब्लड के अंदर जो है कि एक जो कहते हैं कि प्लैंक बन गया है, या जो टार बोल देते हैं कि वो जमा होता जा रहा है, हमने उसको ही रोकना है। ताकि उसको जो है कि वेट ना करें कि ये बढ़ जाएगा 60%, 70% जाएगा तब हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमने शुरुआत से ही उसको रोकना है ताकि वो स्टार्ट ही ना हो। तो दिनेश के पास चलेंगे। दिनेश जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग दिनेश। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई डॉक्टर लांबा साहब को बधाइयाँ हो पहले तो। चाइनीज से वो डॉक्टर लांबा बन गए हैं। तो मूसा जी नए नए उपाधियां देते रहते हैं। बिल्कुल आप का जो भविष्य है मैं देख रहा हूँ कि जिनको 22-22 साल हो गए वो भी नहीं कर पाते, वो भी एजुकेशन नहीं दे पाते इस टाइप की, इतना नॉलेज डीपली कोई नहीं बताता। तो आपका तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सेवाएं करें। और बिल्कुल हमारा जो सौभाग्य है, ऐसे ऐसे हीरे अजयपाल सर ने खान में अपने में दबा के रखे थे। और कपिल का धन्यवाद करूंगा स्पेशली, जिन्होंने ये इतना मतलब लेके कहाँ से लेके आए हैं हमें पता ही नहीं है। तो देखो ये छोटा सा समूह हमारी बगिया है, धीरे 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 बड़ी होती जा रही है। और नए नए वर्कआउट कोच, आज सुमन आंटी के लिए स्पेशल क्लैपिंग करेंगे। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कराई है आज उन्होंने कि मैं भी नहीं कर पाया आज। सच में मैं दिल से बता रहा हूँ, कभी न सोचे वैसे ही फेंक रहा हो। सभी ने देखा भी होगा। तो लेकिन देखो अब 57 साल 58 साल की एज में इन्होंने कमाल कर दिया। मैं भी हैरान हो जाता हूँ मैं, यार कमाल, मैं सोचता रहता हूँ कमाल कैसे, कितने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के। तो बिल्कुल आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था, बिल्कुल मजा आ गया। बिल्कुल भाई आज तो अमित लामा सर ने तो बिल्कुल चाड़े पाड़ दिए। तो भाई जबरदस्त क्लैपिंग, मैं तो यही चाहूंगा सभी से एक बार खड़े होके लांबा सर के लिए सलूट करेंगे। भाई जबरदस्त, भाई मान गए गुरु। बिल्कुल थैंक यू थैंक बिल्कुल यू। सच्चाई है बिल्कुल। मौसमी जी के पास चलेंगे एक बार। अ, उनको क्या समझ में आया है, क्या महसूस कर रहे हैं, देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग मौसमी जी। सर सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, और स्पेशली अमित जी का। अमित जी जो सब कुछ आज एजुकेशन क्लास में बताया, सारी प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे ही है। मैंने ही कल अमित जी को रिपोर्ट शेयर करा था, और जो जो उन्होंने कहा मैं उस पर गौर करूंगी, और आज ही अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर करूंगी और अपने डाइट को चेंज करूंगी। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने सामने से माना है कि जी जो प्रॉब्लम थी वो मेरी ही थी, और इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से समझा भी है। देखिए मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखी थी, रात को जी मेरे सर। पास मैसेज आया हुआ था, और डाइट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आपने अपनी डाइट को समझना है, डाइट प्लान को फॉलो करना है, और बहुत बढ़िया आपके रिजल्ट्स आएंगे। देखिए अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा सभी को कि मौसमी जी ओवरवेट नहीं है। किसी को ये वहम रहता है कि जी ओवरवेट होने से ही समस्याएं आती हैं, तो वो ओवरवेट नहीं है बिल्कुल भी। वो बिल्कुल अपना जो है कि आप उनको देखेंगे तो फिट है बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनको ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्होंने टेस्ट कराए हैं तो पता लगा है ट्राइग्लिसराइड कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ है। तो ये कभी भी हमने नहीं सोचना है कि मेरा वेट ठीक है तो मैं सब कुछ ठीक है। आपने चेक कराना है। आप न्यूट्रिशन से पहले चेक कराएं, फिर आप 1-2 महीना न्यूट्रिशन लेने के बाद चेक कराएं, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे अमित भाई हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि पहले मेरा 260 था और अब 192 आ गया। तो ये चेंजेस तभी पता लगेंगे जब आप पहले चेक करेंगे और बाद में चेक करेंगे। तो ये जरूर बिल्कुल आपने करना चाहिए। आपने अब टेस्ट कराया, आप अपना डाइट प्लान फॉलो कीजिए,
उसके बाद आपने 3 महीने बाद फिर से चेक कराना है, फिर आपको पता लगेगा, आप अंदर से महसूस करेंगे। रिजल्ट्स तो आप जो है कि टेस्ट कराएंगे तब पता लगेगा, लेकिन आप अंदर से फीलिंग्स आपको आएंगी कि हाँ कुछ बदलाव हो रहा है अंदर से। तो वो Yes. चीजें हैं सारी की सारी। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। टाइम हो गया, 8:30 बज गए हैं। तो देखिए अब हमारे बहुत सारे पुलिस पर्सन जो है कि वो मेला ड्यूटी में व्यस्त हैं, इसलिए हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि वो सुबह सुबह ड्यूटी पे निकलना होता है उनको। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। बाकी वीडियो अंकल जी ने बोला है, साधुराम सर ने, वीडियो मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में ही। जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं असल में अमित के घर आया हुआ हूँ आज, रात को हम यहीं थे। तो मैं यहीं से कोशिश करूंगा कि निकलने से पहले इसको मैं आपको भेज दूं। आप इस पूरी वीडियो को आपने एक बार पहले दोबारा से देखना है, सुनना है, समझना है तसल्ली से, अकेले एकांत में बैठ के। फिर आप इसको बढ़िया ढंग से समझ पाओगे, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो वो भी इसका कोई, अगर कोई 1% भी बेनिफिट उठा लेता है तो ये सोचेंगे कि हमारी जो हमने कामयाबी हासिल कर ली है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।